हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सीटेट दिसंबर 2024 जो भी अभ्यर्थी सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं तो यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि यह सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षाओं बार बार पूछे जाते हैं। तो यह फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो यह फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है और आपको ऐसे ही 10-15 प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं ईवीएस के। तो सोच लीजिए कि यह तीस तीस क्वेश्चन है, तो 30 × 15, ठीक साथियों। 30 × 15 तो सोचिए कितना आपके क्वेश्चन तैयार होने वाले हैं, यानी 450 प्रश्न आपको तैयार होने वाले हैं, ठीक साथियों। 15 वीडियो आने वाला है। प्रैक्टिस सेट 15 प्रैक्टिस सेट है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें साथियों कि अगर आप लोग चैनल पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त यार फ्रेंड के साथ इसे शेयर करिएगा। साथ ही में बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले ही पहुंचती रहे। कोई भी क्लास का अपडेट होता है, कोई भी क्लास होता है, कोई भी अपडेट होता है, यूपी टेस्ट, सुपर टेट, बिहार स्टेट, सी टेट, ठीक है। तो टीचर से रिलेटेड कोई भी अपडेट होता है तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको प्रोवाइड की जाती है। अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उस पर जाकर अवश्य जुड़ जाइएगा, क्योंकि उस पर आपको क्वेश्चन आंसर कराते हैं और उसके बाद पीरियड यानी पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले प्रश्न चलते हैं। पहला प्रश्न किया गया है कि हमारे देश के किस एक भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टेपियोका और नारियल उगाते हैं और इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। तो केरल राज्य है कि गोवा है कि असम है। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर 1 दे रहे हैं तो राइट आंसर है, यानी टियोपका, ठीक है। तो नारियल उगाते हैं केरल राज्य के लोग, ठीक है। तो गोवा में क्या होता है, जो गोवा में होता है वह यानी नारियल के तेल से बने मछली को खाते हैं। नारियल के तेल से छने मछली को खाते हैं वो, ठीक साथियों। और यहीं सरसों के तेल में बना मछली कहाँ के लोग खाते हैं, तो यह कश्मीर के लोग खाते हैं। तो यह विशेषता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। असम का क्या खासियत है, यानी असम का क्या विशेषता है। असम का यह विशेषता है कि वहाँ के वहाँ के व्यक्ति के लोग क्या करते हैं कि बांस के घरों में रहते हैं, वो भी, और 10 फीट ऊंचे ऊंचे बांस के घरों पर रहते हैं बनाकर, ठीक है। तो ये उनकी विशेषता है, ठीक साथियों। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया, अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 2 है। पक्षियों के उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसला बनाते हैं और मादा पक्षी उसमें से केवल एक घोंसला चुनती है और उसमें अंडे देती है, ठीक है। तो जैसे एक पक्षी है, बहुत से नर पक्षी होते हैं, ठीक है। तो जो नर पक्षी होता है तो वह नर पक्षी क्या होता है कि बहुत नर पक्षी होते हैं, तो बहुत से पक्षी होते हैं तो उसमें घोंसले बनाते हैं, ठीक है। तो घोंसले बनाते हैं तो मादा यह डिसाइड करती है कि किसका घोंसला अच्छा है तो उसमें हम अंडे देंगे, ठीक है। तो वह कौन सा पक्षी है, तो कलचीड़ी है कि शक्करखोरा है कि डर्जिंग चिड़िया है कि वीवर पक्षी है, ठीक है। तो जो वीवर पक्षी है, ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी अगर वीवर पक्षी दे रहे हैं तो वह राइट आंसर है, क्योंकि वीवर पक्षी ही उसमें अंडे देती है। सभी घोंसलों को देखकर एक घोंसला उसमें डिसाइड करके यानी चूज कर उसमें अंडे देती है। डर्जिंग चिड़िया क्या है, डर्जिंग चिड़िया क्या है, एक ऐसी चिड़िया है जो पत्तों को सील कर अपना घोंसला बनाती है, ठीक साथियों। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया, अगला प्रश्न दिया गया है यानी दिशा से दिया गया है, ठीक है। तो दिशा से दिया गया है, देखिए दिशा क्या दिया गया है कि देखिए आपका घर एक्स पर स्थित है, मान लेते हैं यह एक्स हो गया, ठीक है। तो एक्स हो गया तो और एक्स हो गया और आपके पिताजी की दुकान वाई है स्थित है। यदि आपके पिताजी की दुकान ठीक सामने है परंतु बीच में गहरी नहर होने के कारण सीधे नहीं जा सकते हैं, आप पहले ठीक दक्षिण दिशा में 200 मीटर जाते हैं। देखिए यह पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर दक्षिण, ठीक है। तो नीचे दक्षिण हो गया, 200 मीटर जाता है दक्षिण में, ठीक है। तो दक्षिण में जाने के बाद फिर कहाँ जाता है, फिर ठीक पूर्व की ओर, यानी फिर यह व्यक्ति पूर्व की ओर जाता है, पूर्व की मतलब 150 मीटर, ठीक है। तो 150 मीटर जाता है, 150 मीटर पूल लंबा पार कर पश्चात ठीक उत्तर दिशा में, ठीक है साथियों, उत्तर दिशा में फिर यह 200 जाता है, फिर 200 मीटर जाता है, चलकर पिताजी के दुकान पहुंचता है। वाई के सापेक्ष घर की न्यूनतम मतलब सबसे कम दूरी, उसकी दिशा क्या है,
देखिए, यह व्यक्ति चला था 200 मीटर चला था, ठीक साथियों, पूर्व ओर की, ठीक साथियों। तो 200 मीटर चला, यानी यह जो पहला और चला था, यह 200 मीटर दक्षिण दिशा में चला था, ठीक साथियों, दक्षिण दिशा में। फिर उसके बाद पूर्व की ओर 150 मीटर जाता है, फिर ऊपर जाता है यानी उत्तर की दिशा की ओर, उत्तर 200 मीटर। तो उसके बीच की दूरी कितनी है दोस्तों? तो जो दूरी है उसका दूरी है पूर्व की तरफ, ठीक साथियों। कहीं पूर्व दिया है 150 मीटर पूर्व, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। जो भी अभ्यर्थी अगर बी दे रहे हैं तो उनका राइट आंसर 150 मीटर ठीक पूर्व की तरफ, ठीक साथियों। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक साथियों। ऑप्शन नंबर 63 का क्या दिया गया है? 63 का दिया गया है दोस्तों, 63 का दिया गया है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों 64, ठीक साथियों, यानी क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, ठीक साथियों। दिया गया कि डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाई के साथ हरे पत्ते, सब्जीदार आंवला, गुड़ यानी सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव देता है। यह व्यक्ति कोई रोगी होना चाहिए, ठीक है। तो यानी तो जो व्यक्ति रोगी है तो वह किससे पीड़ित है? एनीमिया से है, बुखार से है, मलेरिया से है, मियादी बुखार से है। तो किसका है? तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। तो ए सही, एनीमिया से यह व्यक्ति पीड़ित है यानी ग्रसित है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न है कि ब्राज कांस एक मिश्रित धातु है जिनके प्रमुख घटक हैं। तो यह सीसा, लेड और टीन से बना है, ठीक साथियों। किससे बना है? कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 है कि ब्राजकास एक मिश्रित धातु है जिसके प्रमुख घटक हैं। कौन से घटक हैं? सीसा और टीन से है कापर, ये कापर या तांबा, और टीन से है कापर यानी कापर, तांबा, टीन या दस्ता, ठीक साथियों। तो ए है, तो ए ऑप्शन भी गलत है। ए एल्युमिनियम, कापर, तांबा, टीन, ए भी गलत है, ए भी गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी तांबा और टीन। तांबा और टीन कांसा से एक मिश्रित धातु है जिसके प्रमुख घटक हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न दिया गया है, देखिए कूट में दिया गया है, ठीक साथियों। कूट में दिया गया है कि दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पश्मीना क्या है? पश्मीना एक प्रकार की शाल है, ठीक साथियों। बहुत ही यानी यह जो होता है पश्मीना शाल, यह दुनिया का सबसे महंगा शाल होता है और बहुत प्रसिद्ध शाल है, हमारे देश की का है, ठीक है। तो यानी हमारे भारत देश का है। तो ऑप्शन जो नंबर 1 दिया गया कि एक पश्मीना शाल में 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देता है। जी बिल्कुल देता है, ठीक है, यानी 6 स्वेटरों के बराबर होता है। कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक विशेषता नस्ल से एकत्रित किया जाता है जो 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर मिलती है। ये भी इसका यह जो ऑप्शन है ये भी कथन सही है, ठीक है। तो ये भी कथन सही है। अत्यधिक सर्दियों से बचने के लिए बकरियों को शरीर पर गर्म बालों की एक परत उग जाती है, ठीक है। तो एक परत उग जाती है, तो ए भी नहीं है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कौन कौन सा है। पतले बालों को बकरियों के शरीर के काटने के पश्चात मशीनों द्वारा बुनाई की जाती है, ठीक है। तो जो यह मशीनों के द्वारा बुनाई की जाती है, तो यह प्रश्न गलत है। जो ऑप्शन नंबर जो डी है यह कथन गलत है, यानी जो पश्मीना शाल बनाया जाता है वह हाथों से बुनाई की जाती है, ना कि मशीन से की जाती है। तो यह ऑप्शन जो है यह कथन गलत है, ठीक है। तो जो इसका यानी दोस्तों बता दें कि जो इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर कूट भाषा में देख रहे हैं क्या है? देखिए कूट भाषा में क्या दिया गया है? कूट भाषा में ए सही है कि बी सही है कि सी सही है? जो इसका राइट आंसर है सी सही है, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है, यानी ए भी सही है। ए बी का मतलब यह 6 स्वेटर के बराबर होता है। ये भी आप कथन सही है। 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर रहती हैं, ये भी ऑप्शन सही। अत्यधिक सर्दी से बचने के लिए बकरियों को शरीर पर गर्म बालों की एक परत उग जाती है। जी बिल्कुल, जिसका उसका बालों का परत उग जाता है तो उसी को काट कर शॉल बनाया जाता है, ठीक है। तो ए बी और सी तीनों सही है, ठीक है। तो और डी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? किस वर्ष
भुज यानी किस वर्ष भुज गुजरात में भूकंप आया था जिसमें कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी? कि 2000 में आया था, 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2004 में? तो कब आया था? तो ये जब आया था दोस्तों तब यह आया था, यानी ऑप्शन नंबर 1 2 सही है, 2001 में आया था। ठीक है, तो 2001 में यह भूकंप आया था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया? अगला प्रश्न दिया गया है 8वां। हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। ठीक है, तो देखिए यह दिल्ली है। ठीक है, तो मान के चलिए यह दिल्ली है। शिमला कहाँ है? शिमला उत्तर में है। ठीक है, तो शिमला उत्तर में है, और जो भोपाल है, भोपाल की मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ठीक है, तो यह यानी उत्तर में है। यह यानी यह उत्तर में शिमला है, उत्तर में, और दक्षिण में क्या है? यानी भोपाल है। तो यह कौन सा ऑप्शन नंबर पहला कौन है? देखिए ऑप्शन नंबर पहला, इसका राइट आंसर है पहला ही है। ठीक है, तो 8वां का पहला ही सही है, यानी ये उत्तर में सही है। उत्तर में शिमला हो गया और दक्षिण में हो गया भोपाल हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए एक सही है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया? अगला प्रश्न दिया गया कि हिमाचल प्रदेश में रहने वाले कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश का भ्रमण करना चाहता है और इसके पश्चात वह गांधीनगर गुजरात जाना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशा होगी। देखिए पहले व्यक्ति है, हिमाचल प्रदेश का है, तो वह पहले क्या करेगा कि पहले आएगा ये उत्तर दिशा में, तो फिर आएगा दिल्ली, दिल्ली से आएगा भोपाल। ठीक है, भोपाल से उसके बाद डायरेक्ट जाएगा गांधीनगर। ठीक है, तो उसका जो दिशा है उसकी यात्रा की दिशा पहले होगी। ठीक है, तो पहले क्या होगी? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी दक्षिण और उसके पश्चात पश्चिम की ओर है। ठीक है, तो पहले इसका दक्षिण था, फिर उसके बाद पश्चिम हो गया, ऐसे घुमा। तो चलिए अगले प्रश्न चलते। अगला प्रश्न क्या दिया गया? अगला प्रश्न दिया गया है कि हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट अरब सागर से लगती है? जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया सवाल है। बहुत यह प्रश्न, यह जान लीजिए कि यह प्रश्न 1 नंबर जरूर दिशा से, यानी दिशा से जो प्रश्न होते हैं 1 नंबर पूछ लिए जाते हैं। जो भारत के तटीय से पूछे थे ये भी 1 नंबर पूछ लिए जाते हैं सीटेट की बेस में। तो आंध्र प्रदेश है, पुडुचेरी है, कर्नाटक है, पश्चिम बंगाल है। देखिए यह पश्चिम बंगाल है, यह बंगाल की खाड़ी में है। कर्नाटक है, ठीक साथियों, कर्नाटक है, उसके बाद पुडुचेरी है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? यानी देखिए इसमें पूछा गया केंद्र शासित प्रदेश कि राज्य केंद्र शासित प्रदेश, तो कौन सा है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सही है। यानी एक राज्य, और देखिए यहाँ पर केंद्र शासित पूछा गया है, तो आप यहीं पुडुचेरी कर लीजिएगा। ठीक है, तो पुडुचेरी जो महाराष्ट्र में पड़ता है, ये समुद्र तट के किनारे पर है, जो अरब सागर से लगता है। जो पश्चिम बंगाल है दोस्तों, पश्चिम बंगाल है अरब सागर में है। ठीक है, तो अरब सागर में है। पश्चिम बंगाल है अरब की खाड़ी में, सॉरी। ठीक है, तो अरब सागर नहीं, बंगाल की खाड़ी में है। कर्नाटक है दोस्तों, तो कर्नाटक भी अरब सागर से लगा हुआ है। ठीक है, तो बट यह केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, बल्कि यह एक राज्य है। ठीक है, तो इसमें केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया था। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया? अगला प्रश्न दिया गया कि विशेष प्रकार का नृत्य जिसमें चिराव कहते हैं कहाँ के लोग द्वारा किया जाता है? यह नृत्य कहाँ के लोगों के द्वारा किया जाता है? असम से, मिजोरम, उड़ीसा, झारखंड। तो यह कहाँ का है? तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, तो मिजोरम का यह नृत्य है। विशेष प्रकार का नृत्य चिराव मिजोरम का नृत्य है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न है 12। ठीक है, तो 12, यदि आप भारत के मानचित्र पर की सरल रेखा AB कोलकाता, यानी देखिए, ठीक है, तो ये है कोलकाता। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल का राजधानी कोलकाता है। ठीक है, तो उसमें दिया गया कि पश्चिम बंगाल की राजधानी जो बिंदु A पर स्थित है, पुडुचेरी जो बिंदु B है, तो तक खींचने बिंदु के सापेक्ष A की दिशा क्या होगी? जो दोस्तों यहाँ पर देखिए पुडुचेरी है और यह महाराष्ट्र में पड़ता है। पश्चिम बंगाल जो कोलकाता है वो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। यह पूर्वी दिशा में है, यह पश्चिमी दिशा में है। ठीक है, तो यह पश्चिमी दिशा में है। तो A के सापेक्ष क्या दिया गया है?
दोस्तों ए के साफे दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, तो उत्तर पूर्व। ठीक है, तो उत्तर पूर्व यानी इस दिशा में है, उत्तर और पूर्व। ठीक है, तो जो दिया गया है जो यानी कोलकाता किस दिशा में है, तो यह उत्तर पूर्व में है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न दिया गया है कि उस महिला व्यायामी खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने 12 वर्ष की आयु में वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था, 130 किलोग्राम तक वजन उठाने में सफलता प्राप्त की तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में 29 मेडल जीते हैं। तो वह कौन सी है? देखिए, सुनीता विलियम्स है, वाहिदा प्रिज्म है, कि वैशेंद्री पाल है, कर्नल मलेश्वरी है। ठीक है, तो जो मलेश्वरी है, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सही है, यानी मलेश्वरी जी हैं जो 130 किग्रा का वेट उठाई थी। ठीक है साथियों, और उसके बाद यह कहाँ के रहने वाली थी? यह आंध्र प्रदेश के रहने वाली थी। और कब वेट उठाई थी? 1984 में। ठीक है, तो 1984 में। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया? देखिए, बछेंद्री पाल के बारे में बता दें। बछेंद्री पाल है भारत की पहली ऐसी महिला जो माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ी थी। ठीक साथियों, पहली बार चढ़ी थी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया? अगला प्रश्न दिया गया है कि किसी पर्यटक के एर्नाकुलम, ठीक है, तो टाउन से बड़ादरा जाने के लिए 10 नवंबर 2021 को ट्रेन में प्रवेश किया। ट्रेन एर्नाकुलम टाउन से 22:40 यानी बजे चली 12 नवंबर 2021 को 14:10 बजे पर बड़ादरा यानी बड़ोदरा पहुंची। यदि इन दोनों शहरों के स्टेशनों यानी रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 1896 किलो है, तो पर्यटक की यात्रा के समय ट्रेन की औसत चाल क्या थी? देखिए, चाल बराबर दूरी बटा के समय होता है। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बटा के समय है। तो चाल कितना है? चाल तो देखिए, चाल बराबर दूरी बटा के समय, तो दूरी कितना है? 1896। ठीक साथियों, 1896 है, 1896। और इसका यानी कितना बजे खुला है? यह 22:14। ठीक है, तो आपको यह उत्तर देना होगा। ठीक है, तो आप लोग यह भाग दीजिए कितना पर चला है। देखिए, 2021 से भी चला है, 2021 से भी चला है। ठीक है, तो इसमें किया गया कि 10 नवंबर 12 नवंबर के बीच में कितना अंतर पड़ा है। जो इसका राइट आंसर है 14 का दोस्तों साथियों, इसका राइट आंसर है 14 का, यानी ऑप्शन नंबर 3 है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि मसालों का वह समूह जिसमें प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है कौन सा है? ठीक है, तो काली मिर्च है, हल्दी है, तेजपत्ता, काली मिर्च, इलायची है, जीरा, लाल मिर्च, तेजपत्ता, जीरा, काली मिर्च, इलायची। तो कौन सा इसका राइट आंसर है दोस्तों? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, यानी 15 का जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी तेजपत्ता, काली मिर्च और इलायची यह केरल में उगाया जाता है। ठीक है, तो फेमस है वहाँ के। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न कि ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से सीखता है? उसे पृथक के रूप में, उसके समग्र रूप से, उसके साधारण रूप से, उसके थीम के रूप से। देखिए, ना ही थीम होगा, उसके समग्र रूप। देखिए, एक तरह से समग्र रूप हो सकता है। ठीक साथियों, समग्र रूप हो, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी उसके समग्र रूप, यानी जो बच्चा ईवीएस सीखता है अपने वातावरण से, तो समग्र रूप से देखता है। ठीक है, तो सामाजिक देखता है, सामाजिक, आर्थिक, पेड़ पौधे, जो भी वातावरण देखता है, वायुमंडल देखता है, सूर्य चंद्रमा जो भी देखता है वह समग्र रूप से देखता है, कोई भी चीज़ देखता है। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक साथियों, उसके पृथक कर कभी नहीं देखता है, उसके साधारण के रूप में भी नहीं देख सकता है, और थीम तो पहले गलत है। चलिए अगले प्रश्न चलते। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न दिया है कि ईवीएस के पाठ्यक्रम की रूपरेखा निम्न आधार पर बनाई गई है। देखिए, विषय वस्तु पर, पाठ्यक्रम पर, थीम पर, विषय वस्तु एवं पाठ्यक्रम दोनों पर, तो किस पर बनाई गई है? ठीक साथियों,
यह पाठ्यक्रम किस पर बनाया गया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, तो यह जो पाठ्यक्रम बनाया गया है थीम पर आधारित होता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि एनसीएफ 2005 कक्षा 3 से लेकर 5 तक ईवीएस को एक ऐसे विषय के रूप में देखता है जो निम्न प्रत्ययों एवं विचार वस्तुओं को आपस में एकीकृत करता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, देखिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान है कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषाएं एवं गणित। देखिए गणित की कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं भाषाएं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, यानी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा, इससे यह एकीकृत है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है कि एक ईवीएस की अध्यापिका को अपनी ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कक्षा में बहुसंस्कृति आयामों। ठीक है, तो यानी कक्षा में बहुसंस्कृत आयाम के बच्चे होते हैं जो अलग अलग संस्कृतियों से बिलोंग करते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी की भावनाएं, प्रत्येक के समूह, संस्कृति एवं जीवन शैली, कक्षा में अनुशासन और उनकी व्यवस्था। देखिए यह कूट भाषा में शायद दिया होगा। ठीक है, तो यह कूट भाषा में दिया गया है, जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, यानी कक्षा में बहुसांस्कृतिक आयाम। ठीक साथियों, यानी आयाम क्या हो गया, जो इसका जो आयाम हो गया, यानी आयाम भी हो गया, जो इसका राइट आंसर है। देखिए दोस्तों कथन किया गया है कक्षा में बहुसंस्कृत आयाम, ये भी सही है। प्रत्येक विद्यार्थी की भावना, सभी विद्यार्थियों की भावना जो होती है वो अलग अलग होती है, एक जैसे नहीं होती है। ठीक है, तो प्रत्येक के समुदाय, संस्कृति एवं जीवन शैली, ये भी सही है। जो व्यवस्था है, अनुशासन है, यह गड़बड़ है कथन, तो ए, बी और सी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों 20। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 20 है, प्राथमिक स्तर में ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य है, यानी कौन सा उपयुक्त लक्ष्य हो सकता है। ईवीएस को विभिन्न प्रत्ययों को वर्णन एवं परिभाषित विकसित करना। ठीक है, तो विकसित करना, तो आपको यह परिभाषित विकसित नहीं करना है। ठीक है, तो अगले पॉइंट चलते, अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त अवसर देना। जी बिल्कुल, अगर आप लोग कहीं भी अवसर देख लेते हैं, ठीक है, तो रोल प्ले देख लेते हैं, अवसर देखते हैं, तो कहीं ना कहीं यह पॉजिटिव होते हैं, वह ऑप्शन सही होता दिखेगा। ठीक है, तो आप लोग बस देख लीजिएगा कि ऑप्शन की, यानी क्वेश्चन की, देखिए इसमें नेगेटिव भी पूछा रहता है और पॉजिटिव, तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है। देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है पॉजिटिव रूप से पूछा गया है, तो अवसर देना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 ही है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। देखिए चलिए चारों ऑप्शन पर समझ लेते हैं। विद्यार्थियों को ईवीएस के प्रत्ययों को सिखाने के लिए सहायक होना, देखिए सहायक नहीं होना है, उसे एक्टिव होना है। ठीक है, तो उसे सहायता देना है। चलिए अगला पॉइंट क्या है, शिक्षक द्वारा साझा की हुई ठोस जानकारी। देखिए ठोस जानकारी से कोई मतलब नहीं है, जो जानकारी होती है यह देखिए जो जानकारी होती है यह नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है कि ईवीएस के पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है। थीम है, उप थीम है, वस्तु यानी विषय वस्तु है, पाठ्यक्रम है। तो यह क्या है, तो दोस्तों यह यानी जो दिया गया है यानी यह यानी थीम है। ठीक है, तो एक प्रकार का थीम है, एक प्रकार का यह थीम है दोस्तों। ठीक साथियों, चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। क्या दिया गया था इसका 20 का 2। ठीक है, चलिए 22वां चलते हैं। 22वां क्या दिया गया है कि अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है यदि विद्यार्थी के स्थायी अनुभव विद्यालय के अनुभव से संबंधित हो। जी बिल्कुल, देखिए कोई भी बच्चा होता है, अगर विद्यार्थी होता है, उसके पूर्व अनुभव, जैसे जो भी घर से खेला होगा, कूदा होगा, आने का जो भी अनुभव होता है शिक्षा लेने से पहले, यानी स्कूल से पहले जो भी उसका अनुभव होता है, तो कहीं ना कहीं वह विद्यालय के अनुभव से जोड़ के अगर पढ़ाया जाए तो वह अच्छा से सीख सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। ठीक है, तो
चलिए 23 पर चलते हैं। 23 में क्या दिया कि ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा होना चाहिए। विचार विमर्श, क्रियाकलापों की सूची बनाना, क्रियाकलापों के चरण चरण याद करना। देखिए याद जहाँ करेंगे, याद नेगेटिव वर्ड होता है। क्रियाकलापों की पुनरावृत्ति करना, ये भी नेगेटिव वर्ड है। पुनरावृत्ति ये नेगेटिव वर्ड है, और याद करना ये भी नेगेटिव वर्ड हो सकता है। ठीक है साथियों, देखिए कूट भाषा नहीं कूट भाषा नहीं दिया है। ठीक है तो जो 23 है, तो इसका जो राइट आंसर है, देखिए सूची भी बनाना नहीं होता है, यानी क्रियाकलापों का सूची बना नहीं सकते हैं। देखिए आपस में विचार विमर्श कर सकते हैं, तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया? अगला प्रश्न है कि ईवीएस, ठीक साथियों, ईवीएस कक्षाओं में सामूहिक गतिविधियों द्वारा सीखने को बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि सामूहिक द्वारा क्यों दिया जाता है कि यह सहपाठियों अधिगम उपलब्धि कराती है। ठीक साथियों, जो यह सहपाठियों अधिगम उपलब्ध कराती है, तो एक तरह से सही हो सकता है। ठीक है, तो कौन से सबसे प्रभावी ऑप्शन हो सकता है, तो वही हमको ढूंढना है। देखिए यह विद्यार्थियों में सामाजिक आदान प्रदान को सुधारती है, तो ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। और इससे बेस्ट ऑप्शन कौन हो सकता है, और देखते हैं। यह विद्यार्थियों में सहपाठी और सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराते हुए उसमें सुधार लाती है, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सही है। मतलब ए भी है, ए भी सही हो सकता है। अगर सबसे बेस्ट यानी सबसे प्रभावी कौन सा ऑप्शन है, तो सबसे प्रभावी ऑप्शन नंबर 3 है, क्योंकि देखिए यह उपलब्धि कराता है, उसके बाद सुधार भी लेती है, उसमें सुधार लाती भी है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया? अगला प्रश्न है 25 है। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है? वर्गीकरण को, वर्णन को, कथन को, स्मरण को। तो किसको करता है? तो जो इसका राइट आंसर है, वर्गीकरण को स्पर्श करता है, यानी चिन्हित करता है। निम्नलिखित ईवीएस में अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है, किसको करता है? तो वर्गीकरण को करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न नंबर 26 है। ठीक है, 4-5 प्रश्न और बच गए दोस्तों। ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों एवं समुदायों की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। कौन सा उपयुक्त उद्देश्य है? शिक्षक को विद्यार्थियों की सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना। देखिए जहाँ अवसर देना, उसका वो राइट आंसर हो सकता है। तो यार देखिए राइट है। ठीक है, तो और ऑप्शन देखिए देख लेते कौन सा ऐसे प्रभावी है। राष्ट्रीय की नीतियों की प्रस्तावना का पालन करना, जी बिल्कुल नहीं, राष्ट्रीय नीतियों का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो छोटे बच्चों को ईवीएस पढ़ाएंगे तो उससे कोई मतलब नहीं होता है। विद्यालय में अनुशासन बनाए रखा, जी बिल्कुल नहीं, इसे लचीलापन बनाए रखना। ठीक है, तो ललीचापन होना चाहिए, ललीचापन। ठीक है, तो अगले पॉइंट चलते हैं। विद्यार्थियों को जानना और उनकी शिक्षा में उनका मार्गदर्शन करना, तो ये भी ऑप्शन गलत है। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है। शिक्षक को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? 27। ठीक है, तो 27 दिया गया है। 27 क्या दिया गया दोस्तों कि प्राइमरी, देखिए प्राइमरी स्तर पर ईवीएस कक्षाओं की चुनौती एवं विषय समस्या को भली प्रकार से संबंधित निम्न द्वारा किया जा सकता है। यानी किसके द्वारा यह किया जा सकता है समस्या समाधान? तो व्याख्यान एवं विचार विमर्श। देखिए व्याख्यान जहाँ भी है उसको काट देना। मुक्त वाद विवाद, ठीक है, तो ये भी सही हो सकता है। व्याख्यान प्रदर्शन, जहाँ व्याख्यान है वहाँ काट दीजिएगा। विचार विमर्श के ये उपरांत वाद विवाद। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सही है। देखिए ये व्याख्यान, देखिए यहाँ व्याख्यान दिया गया, जहाँ व्याख्यान दिया उसको काट दीजिएगा। ठीक है, तो मुक्त वाद विवाद। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। सबसे प्रभावी कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 4 है, विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया कि ईवीएस में बच्चों के सीखने का गुणांक आकलन निम्न द्वारा किया जा सकता है। बच्चों के विचारों का अभिलेख अवलोकन की रिपोर्ट्स, ठीक है, तो रिपोर्ट्स के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, यानी बच्चों के जो विचार अभिलेख है अवलोकन की रिपोर्ट्स। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है जी?
दोस्तों इसमें क्या दिया है कि कूट लिख दिया गया है ना जी, इसमें कूट है। ठीक है, तो ए भी ऑप्शन सही है। ठीक साथियों, ए भी ऑप्शन सही है। प्रक्रिया कौशल का आकलन, तो ए भी सही है। कागज, कागज, पेंसिल, स्लेट, ये भी गलत है, यह नेगेटिव वर्ड है। उपलब्धि, टेस्ट, ये भी गलत है। यानी ए और बी सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास शिक्षण में रचनात्मक आकलन का उपकरण है? तो पोर्टफोलियो है कि दृष्टांत अभिलेख है, दर मापन पैमाना है, अवलोकन और रिकॉर्ड्स लिखना। जो इसका राइट आंसर है 29 का दोस्तों, तो 29 का है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। यानी ऑप्शन नंबर इसका 4, ए बी सी डी चारों दिया गया है। ठीक है, तो यानी इसमें आप लोग कह सकते हैं पोर्टफोलियो भी है, और ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, यानी ये चारों सही है, ए बी सी डी सही है। ठीक है, तुम चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया? अगला प्रश्न जो है यानी अगला प्रश्न 30 दिया गया है, 90 लिख जाएगा, यह 30 नंबर है। देखिए यह यक्ष है, जो यक्ष है ये है, और जो वाई जो ये है, और जो यक्ष है चित्र बनाना। तो इसमें कंपेरिजन किया गया है। ठीक है, तो आपको पहचानना कौन वाई है कौन यक्ष है। यक्ष क्रिया तथा वाई संज्ञा है। ठीक साथियों, यक्ष क्रिया है, वाई संज्ञा है। तो देखिए इसमें कूट भाषा में लिखा गया है, तो कूट भाषा में लिखा गया है, यानी बी और सी डी। ठीक है साथियों, तो इसमें क्या दिया गया है कि देखिए यक्ष, देखिए इसमें क्या दिया है कि यक्ष क्रिया और वाई संज्ञा, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो यक्ष क्रियाप्रत क्रिया तथा वाई पाठ्य वस्तु है, तो ये भी सही है। यक्ष संज्ञानात्मक क्रिया तथा वाई पाठ्य वस्तु है, तो ये भी सही है, ये भी कथन सही है। यक्ष पाठ्य पुस्तक पाठ्य वस्तु, यानी पाठ्य वस्तु तथा वाई क्रिया, तो ये भी सही है। यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर देखिए 2 सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, तो जो प्रश्न थे आपके वह समाप्त हो गए। 30 प्रश्न थे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, जो परीक्षाओं बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा हो। तो अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त यार फ्रेंड के साथ इसे ग्रुप में शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।